आज हम पीरियडिक प्रॉपर्टीज के दूसरे पार्ट पे चलेंगे। अब तो ये हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन वगैरह वो सब हो गया, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पीरियडिक टेबल कैसा दिखता है उसके बारे में आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल गया। फिर हम अगले पार्ट में चलेंगे। अगले पार्ट में क्या होता है ना, पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो एलिमेंट हमने देखे 118 हो, 120 हो, 122 हो, जितने भी एलिमेंट आज तक डिस्कवर हुए हैं, हमारे पास उनका कितना ग्रुप मिला, सात सात पीरियड मिला, 18 ग्रुप मिला। तो उनमें कैसे हम पीरियड और ग्रुप में कैसे हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे हो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे हम देखते हैं सारे ग्रुप में, सारे पीरियड में, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको ये तो पता चल गया कि प्रॉपर्टीज होते हैं दो टाइप के। जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट हमने दो टाइप में डिवाइड किया। मैजिक नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, जो मिस कर गए, मैं और एक बार नहीं रिपीट करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आप क्या समझ रहे हैं, फिजिकल मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जो आपको दिखता है। ओके, जो आप बाहर से देख सकते हो। एटम को तो नहीं देख सकते सर, ओके, नहीं देख सकते, पर वो एलिमेंट बाहर से अपना जो सब प्रॉपर्टी दिखाता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपके पास एक बॉल है, तो उस बॉल का रेडियस आप निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, उसका इनर रेडियस, आउटर रेडियस निकाल सकते हो, उसका वेट निकाल सकते हो। तो ये सब है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी निकाल सकते हो। ओके, ये सब है फिजिकल प्रॉपर्टी उसका। पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ना, वो बॉल को जब हम आप फेंकोगे वो कितना जोर से जाएगा, या फिर आप उसको एक एसिड में डुबाओगे, एक बेस में डुबाओगे, वो क्या रिएक्शन देगा। तो ये सबको बोलते हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में एक ब्रॉड आइडिया आपको आ गया होगा। अभी देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या पढ़ना है। आप हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हेडिंग दीजिए। वहां पर ऐसे दो आरो करके आपको पहले हेडिंग देना है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वहां पर ऐसे दो आरो करके आपको ऐसे सजाना है। क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है फिजिकल, दूसरी तरफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लिखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखना। एक तरफ लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी तरफ लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, पहला प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, एक है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो जो एटॉम है आपके पास, उसका साइज कितना बड़ा है, तो हम कैसे नापेंगे। एटॉम को हमने एक स्फीयर अज्यूम किया है। ओके, एक स्फीयर अज्यूम किया है या फिर एक सर्कल जैसा अज्यूम किया है। तो सर्कल का हम क्या नापते हैं, रेडियस नापते हैं, स्फीयर का हम रेडियस नापते हैं। ओके, एटॉमिक 3D मॉडल है तो वो स्फीयर होगा, सर्कल नहीं होगा। एटॉमिक रेडी एंड आयोनिक रेडी, यह है पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर लिखते जाइए कॉपी में लिखते जाइए, मैं देखूंगा, आपको भेजना पड़ेगा मुझे ये। आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी। सबके बारे में हम एक 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 प्रॉपर्टी को मिनिमम 15 मिनट से 30 मिनट तक लगेगा समझाने में आपको अच्छे से। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये टर्म भी आपके लिए नया है। ये समझ लीजिए कि एनर्जी का मतलब जो है, एंथैल्पी का मतलब वही है। एनर्जी का मतलब जो है, एंथैल्पी का मतलब भी वही है, यही समझ लीजिए आप। फिर तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखते जाइए। ऋतुराज, आप लिखिए, स्क्रीन पे ज्यादा मत फोकस कीजिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये तीनों प्रॉपर्टी लिखिए। सबको सबको लगेगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ये, मतलब जितने प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं सबके लिए टाइम लगेगा। तो जो आपको नहीं समझ आ रहा है वो भी लिखिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और लिखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इन सब का शॉर्ट फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं हम IE, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको बोलते हैं EA, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम बोलते हैं EA, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम बोलते हैं EGE। एटॉमिक रेडियस का हम कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं निकालते, यहाँ पर मत निकाल लेना, AR, IR, ये सब मत निकाल देना। ओके,
फिर चौथा प्रॉपर्टी अपन लोग पढ़ेंगे फिजिकल में। चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। फिजिकल के साइड लिखो। अरे यहाँ पर है सब, यहाँ से ही लिखवा रहा हूँ, लिखो। आप लिखो, इसी आप लिखोगे इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के तरफ कैसे अट्रैक्ट करता है। वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर इलेक्ट्रॉन देने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये होता है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उन लोगों का बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर पांचवा प्रॉपर्टी लिखिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटालिक कैरेक्टर। पांचवा लिखिए मेटालिक कैरेक्टर। अबे सब लिखो, बैठो मत। फिर देखिए, आपको अगर आप एक एलिमेंट को पानी के अंदर छोड़ देते हैं, आप एक एलिमेंट को, एक एटम को लेके पानी के अंदर छोड़ देते हैं, तो पानी के साथ क्या होगा? पानी को ऑब्जर्व करेगा या फिर पानी के साथ अपना एक रेडियस बनाएगा। तो उस सब प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। ओके, पानी पीना उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इसको भी बोलते हैं हाइड्रेशन। एलिमेंट अगर पानी पिएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। और जितना एनर्जी लगेगा या फिर निकलेगा पानी पीने के लिए, उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। लिखिए छठा प्रॉपर्टी। अरे सबके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, इसी में ही आपका 3 4 5 क्लास चला जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी का पूरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में यही चीज आपको पूरा रिपीट होगा। इनऑर्गेनिक में टोटल यही चीज रिपीट होगा 2 साल के लिए। तो इसको जो अच्छे से समझ लिया, इनऑर्गेनिक उसके हाथ में है। समझ रहे हो? इनऑर्गेनिक क्या है सर? इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक क्या है? बार बार आप बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पता है, कार्बन एंड कंपाउंड। तो उसको छोड़ के जो जितने कंपाउंड की केमिस्ट्री हैं वो सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो ये सब में ये चीज डिस्कस होगा। फिर यहाँ तक लिखे। फिर यहाँ से 7 8 9 10 ये छोटा छोटा प्रॉपर्टी जल्दी खत्म हो जाएगा। साथ में लिखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखते जाइए, लिखते जाइए। प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, अभी से लिखना। ऑफलाइन क्लास में कैसे बैठोगे? फिर आठवां पॉइंट डेंसिटी। ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, ये एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। डेंसिटी। फिर नवा पॉइंट एटॉमिक वॉल्यूम। एक एटॉम का वॉल्यूम कितना है, उसका डेंसिटी कितना है। अरे वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। याद है कि नहीं है? एटॉमिक वॉल्यूम लिखिए। फिर 10वां फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आपने 10वीं में उसका नाम समझा था। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको नहीं बताया गया होगा, उसको आपको 10th क्लास में बोला गया होगा वैलेंसी। तो आपके लिए वैलेंसी और हमारे लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। यह है 10वां प्रॉपर्टी। और भी कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टी हैं, पर वो अभी हमारे लिए ज़रूरत नहीं। हायर क्लास में अगर केमिस्ट्री में ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लिख लीजिए। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, खत्म किए। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। पहला पढ़ना है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, एक एटॉम दूसरे केमिकल एटॉम से या फिर एसिड के साथ, बेस के साथ कैसा रिएक्ट करता है एक एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। फिर दूसरा
रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, वो रिड्यूस होता है या फिर ऑक्सीडाइज होता है? रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा, मैं पढ़ाने से पहले और एक बार डिस्कस करवाऊंगा, आपको चिंता मत लीजिए। प्रॉपर्टीज। फिर तीसरा लिखिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, सबके बारे में, अभी तो ये नया है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड, यहाँ से लिखा गया है, आपको दिख रहा होगा, नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। सर ऑक्सी एसिड क्या है? पढ़ेंगे पढ़ेंगे, इतना व्यस्त मत हो, दिमाग में इतना जोर मत डालो। फिर नेचर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड तो पता होगा, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो हाइड्राइड बोलते हैं। नेचर ऑफ हाइड्राइड लिखिए, पांचवा प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ हाइड्राइड। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, पर इतना आपके लिए मेजर प्रॉपर्टीज है। जब आप ग्रुप में जाएंगे, पी ब्लॉक में जाएंगे, पकड़ लो एग्जांपल लेके एस ब्लॉक में जाएंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे सल्फेट, कार्बोनेट, ओके, एक एलिमेंट का सल्फेट, कार्बोनेट, मैग्नेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये सब पढ़ेंगे, पर वो अभी यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, वो रेस्पेक्टिव ग्रुप या फिर पीरियड में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, आपका एक पेज खत्म हो गया होगा। अभी चलते हैं दूसरे पेज में, एक अच्छा सा हेडिंग लगाओ, एटॉमिक रेडी एंड आयोनिक रेडी। एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस लिखो, या फिर एटॉमिक रेडी एंड आयोनिक रेडी, जो आपको सही लगे वो लिखो, जो आपको सही लगे वो लिखो। देखो मेरे पास एक अंडा है, अंडा नहीं है, एक स्फीयर है, ये अंडा नहीं होता। अरे अच्छा वाला स्फीयर नहीं बना पाया, चिंता मत करो, चौक से अच्छा बनता है, मार्कर से अच्छा बनता है, इससे नहीं बन रहा है। देखते हैं, तो ये पार्ट उसका क्या है, रेडियस है, स्मॉल आर, ओके, ये एक एटॉम है, तो इसके न्यूक्लियस से, एटॉम, ये एक एटॉम है, इससे इसके न्यूक्लियस से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आप समझ रहे हैं, ओके, जो आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एटॉम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से लेकर न्यूक्लियस तक जितना डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडी या फिर एटॉमिक रेडियस। सिमिलरली एक आयन, एक आयन भी एक स्फीयर ही है बेटा, पर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो एक आयन, उसका न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जितने भी आप इधर Mg2+ बनाए, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी और एक आउटर मोस्ट बचा कि नहीं, जो लास्ट में रहा, तो उससे हमारे न्यूक्लियस तक डिस्टेंस कितना है, उसको बोलते हैं हम आयोनिक रेडी। इसको आप लिख सकते हैं, आई आर मत, आई आर ए आर ये सब मत लिखना, एटॉमिक रेडी और आयोनिक रेडी, इसको मतलब फुल फॉर्म यूज करना हर जगह। ओके, क्लियर करते हैं। अभी आपका मुझे लग रहा है हेडिंग हो चुका होगा पेज में, उसके नीचे चलते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, एटॉम का रेडियस बहुत ही छोटा होता है, ये मैं आपको बताया होगा कि आप एटॉम को खाली आंख से नहीं देख सकते, जैसे आप बैक्टीरिया वायरस को नहीं देख सकते, उसको एटॉम को भी नहीं देख सकते, पर एटॉम उनसे भी छोटा होता है। आपको फिजिक्स सर ने यूनिट्स में पढ़ाया होगा। तो एटॉम का रेडियस हम नापते हैं 10⁻⁻12 मीटर में, या फिर पिकोमीटर के यूनिट से। 10⁻⁻12 कौन सा, कितना होता है, 1 पिकोमीटर होता है, तो इसको हम नापते हैं पिकोमीटर के यूनिट से। साइड में लिख लीजिए, पिकोमीटर के यूनिट से हम नापते हैं एटॉम के रेडियस को। उसको हम नाप सकते हैं एंगस्ट्रॉम के यूनिट से भी,
1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू कितना? अरे ये सब तो पढ़े। 10⁻−10 मीटर। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, 10⁻−10 मीटर। फिर तो ये हो गया एटॉम का साइज। देखो 10⁻−10 तो आपके आंखों को नहीं दिखेगा, सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में ही आप इसका रेडियस निकाल सकते हो। एक्सरे डिफ्रैक्शन करोगे या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में निकालोगे। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस हमने अभी बताया, द डिस्टेंस, ये वाला लिखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला लिखिए। एटॉमिक रेडी लिखिए, ये वाला डेफिनेशन लिखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पर लिखा गया है कि एटॉम का साइज प्रैक्टिकली बहुत छोटा है, और एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से एटॉम का साइज हम निकालते हैं, एटॉमिक रेडी निकालते हैं। ये वाला पॉइंट पूरा अंडरलाइन करके एक अच्छा सा स्टार मार्क लगा के लिखिए, और वो यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में। ये हो गया तीसरा पॉइंट। पॉइंटर बनाना आता है कि नहीं बनाता है? बनाना नहीं आता है। साइंस में तो 10th में नोट कोड बनाना सिखाया होगा आपको, पर यहाँ पर मैं और एक बार सिखाता हूँ कैसे पॉइंटर बनाते हैं। पहला पॉइंटर बनाइए, ये वाला डेफिनेशन। फिर दूसरा पॉइंट में आप लिखिए, एटॉमिक रेडी कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। फिर तीसरा पॉइंट में लिखिए, इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। यूनिट्स में क्या आपको आएगा? 1 पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या? 10⁻−10 और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। इतना हो गया हमारा एटॉमिक रेडी का बेसिक। फिर उसके बाद एटॉमिक रेडियस यहाँ नहीं रुका, एटॉमिक रेडियस के भी डिवीजन हुए हैं, मतलब उसके भी पार्ट हुए हैं। देखते हैं क्या है। ये तो एटॉमिक रेडी का बेसिक हो गया, पर जब हमने एटॉमिक रेडी के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है तो उसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए एक एटॉमिक रेडी हम 3 तरह मेजर कर सकते हैं। एक है उसका कोवेलेंट रेडी, जो कि सारे कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि कार्बन हो, सल्फर हो, इन सब के लिए, ऑक्सीजन हो, इन सब के लिए मेजर किया जाता है कोवेलेंट रेडी। और एक होता है वैन डर वाल्स रेडी, पॉइंट 2 में लिखिए, atomic radii are of following types। ओके, पहले लिखिए कोवेलेंट रेडी, फिर लिखिए वैन डर वाल्स रेडी, या फिर रेडियस है, रेडी मतलब रेडियस, वैन डर वाल, वैन डर वाल है, डच साइंटिस्ट है, इतना बड़ा नाम है उसका, वैन डर वाल्स, WALL है, छोड़ के नहीं, लगा के, वैन डर वाल्स रेडी। फिर तीसरा पॉइंट में है मेटालिक रेडी। एक मेटल का जो रेडियस होता है वो है मेटालिक रेडी। तीसरा लिखिए, पार्ट 3, मेटालिक रेडी। आज इतना खत्म कर देंगे तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझाते हैं। ये पूरा नया पार्ट है आप लोगों के लिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी पार्ट है पर नया है, इसीलिए अच्छे से एक बार समझ लेंगे और दूसरे बार यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लिख लो, लिख के रेज हैंड करो। ओके बेटा, सबने लिख लिया? क्लियर करते हैं। अब पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडी। कोवेलेंट रेडी हमारा क्या होता है? कोवेलेंट रेडी, आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपको क्या पता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पता होगा। अरे O2 मॉलिक्यूल कोवेलेंट है, H2 मॉलिक्यूल कोवेलेंट है, Cl2 मॉलिक्यूल कोवेलेंट है। O2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एक ऑक्सीजन और ये भी एक ऑक्सीजन।
ये इस ऑक्सीजन का सेंटर, ये इस ऑक्सीजन का सेंटर। तो आपको पूछा गया कि कोवेलेंट रेडी का क्या होगा डेफिनेशन, तो आप बोलेंगे कि मैं इस ऑक्सीजन के सेंटर से, ऑक्सीजन ए के सेंटर से ऑक्सीजन बी तक जाऊंगा, जितना दूरी होगा, अगर वो डी हुआ तो उसका रेडियस होगा, ये दूरी अगर डी हुआ तो उसका रेडियस होगा d/2, तो उसका रेडियस होगा d/2। ये दूरी अगर डी हुआ तो उसका रेडियस होगा d/2। समझ रहे हो? ये एक सिंपल चीज है भाई। आर, ये तो आर ही होगा ना, ये आर होगा, ये आर होगा। तो 2r इज इक्वल टू डी या फिर r इज इक्वल टू d/2। सिंपल हमारा जो ज्योमेट्री आपने जब शुरुआत किया होगा, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन, मेंसुरेशन क्या बोलते हैं उस पार्ट को? जो भी बोलते हैं छोड़ो, वहां पर आपने ये पढ़ा होगा। क्लियर करते हैं। ओके, तो कोवेलेंट रेडी के पहले आप लिखिए, इट इज द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द आइडेंटिकल और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में इस कोवेलेंट बॉन्ड का दूरी जितना है उसको हम हाफ कर देंगे, d/2 कर देंगे। अगर टोटल डिस्टेंस d हुआ तो उसको आधा कर देंगे। ये हो गया हमारा कोवेलेंट रेडी एक एटम ए का, और वही कोवेलेंट रेडी हो गया एक एटम बी का। अगर वो डिफरेंट एटम है, ये देखिए, ये तो सेम साइज के एटम के लिए, ये पहले लिखिए फिर हम बताते हैं। ये आप पहले लिखिए, हम फिर बताते हैं। ये लिखिए, आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये पहले लिखिए, ये डायग्राम अच्छे से बनाइए, फिर देखते हैं। अश्विनी, हाँ रहू। खत्म करो, खत्म करो। तो ये हो गया होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल कौन कौन होते हैं? ये हो गया होमोडायटोमिक के लिए, कि हम ऐसे करेंगे, बाई 2 कर देंगे, होमोडायटोमिक का निकल जाएगा। ये फॉर्मूला होमोडायटोमिक के लिए है। होमोडायटोमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पर दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड में बंधे होते हैं। ओके, O2 मॉलिक्यूल भी यहाँ होगा, उसका भी निकाल सकते हैं हम। ओके, होता कुछ नहीं, आप कॉपी करें। क्लियर करते हैं। अब देखते हैं हेटेरोडायटोमिक। हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हेटेरोडायटोमिक मतलब दो एटम होंगे और उसमें से एक होगा यह है HCl मॉलिक्यूल। इसमें हाइड्रोजन का साइज बहुत ही छोटा है और क्लोरीन का साइज बहुत ही बड़ा है। हाइड्रोजन का साइज बहुत ही छोटा है और क्लोरीन का साइज उससे बहुत ही बड़ा है।
तो देखते हैं उन लोगों के बीच कैसे बॉन्ड बनता है। देखिए ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, अरे बड़ा ही होगा उससे डेफिनेटली। तो यहाँ पर तो ऐसे नहीं कर सकते ना, इसका न्यूक्लियस का सेंटर का डिस्टेंस और इसके न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस को बाई 2 कर देंगे, थोड़ी ना निकलेगा। यहाँ पर थोड़ी ना ऐसे निकलेगा, बाई 2 करेंगे तो। ये हो गया हमारा डी। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर डी बाई 2 करेंगे तो पॉइंट कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर कहीं बीच में आ जाएगा। यहाँ पर डी बाई 2 करेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ पर बीच में कहीं पर आ जाएगा, पर हमें नहीं मिलेगा हमारा डिजायर्ड रेडियस। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे ना, यहाँ पर हम करेंगे कि इस पार्ट को हम लेंगे आर ए, एटॉम ए का रेडियस, ये अगर ए एटॉम हुआ, ये अगर बी एटॉम हुआ, तो इस पार्ट को लेंगे हम आर बी, एटॉम बी का रेडियस। ओके, तो यहाँ पर डी होगा आर ए प्लस आर बी। तो आपको डी अगर पता होगा और इनमें से एक का रेडियस आपको पहले से पता होगा या फिर क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, तो ही आप दूसरे का निकाल सकते हो। ऐसे बाई 2 करके दूसरे का नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो। तो अगर आर ए निकालना होगा तो वो हो जाएगा डी माइनस आर बी, अगर आर बी निकालना होगा वो हो जाएगा डी माइनस आर ए। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। बाकी सारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी यही सही है, मीथेन के लिए हो, बाकी सबके लिए हो। आपको सिर्फ दो एटम के बीच एक बार में आप सिर्फ दो एटम के बीच रिलेशन कंसीडर करेंगे। देखते हैं मीथेन एटम के लिए, देखते हैं। ये लिखिए, ये लिख के रेज हैंड कीजिए, ये पार्ट लिख के रेज हैंड कीजिए, ये पार्ट लिख के रेज हैंड कीजिए। हाँ तेजस्विनी, बहुत बढ़िया बेटा। ओके, क्लियर करते हैं। फिर मीथेन मॉलिक्यूल आपके पास है CH4, वहां पर क्या है, एक कार्बन उसके चारों वैलेंसी के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है हाइड्रोजन थोड़ा छोटा होगा कार्बन से साइज में, हाँ कि नहीं बेटा, कार्बन थोड़ा बड़ा होगा। तो एक कार्बन ऐसा है और ये सब हाइड्रोजन है छोटे छोटे, और छोटा बनाओ, छोटा बनाओ। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर रेडियस आप कैसे निकालेंगे। ये अगर डी हुआ, ये डी होगा, ये भी डी होगा, चारों तरफ डी होगा। तो वहां पर आप वही हेट्रोडायटोमिक का फॉर्मूला डालेंगे, जो फॉर्मूला हमने पहले बताया। कैसे डालेंगे, आर ए, इसका आप ले लीजिए आर सी या फिर आर ए, और इसको आप ले लीजिए आर बी। तो फॉर्मूला आप डाल सकते हैं यहाँ पर सिंपली, और कुछ नहीं करना है आपको। ये वाला पार्ट जूम करना है, जूम। ओके, जूम आप में पढ़ा रहे हैं, प्रमोशन भी हो गया आपका थोड़ा। ये वाले पार्ट को आपको जूम करना है, और जूम करके इस पार्ट में से आपको आर ए और आर बी निकाल देना है। तो आपको पता चल गया कार्बन का कोवेलेंट रेडियस और हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस। ये सब धंधा हम किसके लिए कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए। पर हम जब वैन डर वाल्स रेडियस पढ़ेंगे वहां कुछ अलग चीज पढ़ेंगे, पर रेडियस तो सेम ही होगा। अरे निकल निकल कर वही सेम चीज निकलेगा, पर उसको थोड़ा अलग वे में इंटरप्रेट किया गया है, उसको थोड़ा अलग वे में आपको समझाया गया है। देखते हैं, आगे चलते हैं। ये मीथेन मॉलिक्यूल का कर दीजिए, मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, इसका कर दीजिए आप कॉपी में, प्रिंट कर दीजिए। कैसे हम एक पार्ट को जूम करते हैं वो भी दिखा दीजिए। ओके, जल्दी लिख के रेज हैंड करना है आपको। जिसका खत्म हो गया जल्दी से हाथ उठा दो, हम निकल जाएंगे आगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे खत्म करके बैठ जाते हैं। अरे हाथ तो उठा देना। फिर अब हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग में कोवेलेंट के रेडियस को खत्म करते हैं। अब सब हेडिंग में हेडिंग दीजिए वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। एक ही आदमी का 3 अलग अलग नाम।
अरे ऐसा नहीं है, एक ही आदमी का एक ही नाम है, ये लंबा है थोड़ा सा। वैन डर वाल्स रेडियस। वैंडरवाल्स के पहले भी और कुछ है, ये सिर्फ टाइटल है उनका। ओके, वैंडरवाल्स रेडियस में आप लिखिए यहाँ पर, लिखिए पहला इसका डेफिनेशन या फिर इसका जो ये मेन पॉइंट है वो लिखिए। इट इज द वन हाफ ऑफ द it is the one half of the internuclear distance between two adjacent atoms belonging to nearest neighboring molecule, belonging to nearest neighboring molecule of a substance in solid state। ओके, ये थोड़ा मतलब हाई फाई वाला डेफिनेशन हो गया। आप लिखिए, मैं इसको समझाता हूँ। अभी तो आपने सॉलिड स्टेट के बारे में, हाँ क्या हुआ? ओके, इसका फॉर्मूला लिखिए, वैन डर वाल्स रेडियस इज इक्वल टू हाफ इंटू डी। तो वो डी क्या है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इतना व्यस्त मत हो, कोई मतलब मुश्किल नहीं है। ओके, हाँ तो आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, जब हम सॉलिड स्टेट में एटम को रखते हैं ना, जब हम सॉलिड स्टेट में एटम को रखते हैं ना, तो उसके पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आपके पास नहीं होता है, बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल उसको सराउंड करे होते हैं। तो अगर आप एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, अगर आप एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, वो है Cl2, वो ऐसा कुछ होगा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये एक Cl, ये एक Cl, इन दोनों के बीच ये होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस Cl Cl के बीच। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करेंगे, तो उसका नेबरिंग में और एक क्लोरीन एटम होगा और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, हर जगह पैक करके होंगे। तो हम इन दोनों क्लोरीन एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में कंसीडर करते हैं। तो ये है इसका नियरेस्ट नेबर, ये है इसका नियरेस्ट नेबर। तो यहाँ पर आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल दीजिए नियरेस्ट नेबर से। देखिए, मेरे मुझे पेन का कलर चेंज करने दीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ आया तो और एक बार रिपीट करेंगे। यह है इसका नियरेस्ट नेबर, ये नियरेस्ट नेबर के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है डी। तो इसको बाई 2 कर देंगे, ये क्लोरीन एटम का रेडियस निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों के बीच कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए इस डी का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको बाई 2 कर देंगे। और ये वैन डर वाल्स रेडी हमेशा कोवेलेंट रेडी से ज़्यादा होगा। ये अगर डी कोवेलेंट, इसको लिखेंगे हम डी सी और इसको हम लिखते हैं डी वी। ओके, तो ये जो वैन डर वाल्स रेडी आर वैन डर वाल्स हमेशा आर कोवेलेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि ना ये बॉन्डिंग अट्रैक्शन वाला है और ये सिर्फ
साइड में रखे हुए हैं, तो हमेशा वैन रेडी कोवेलेंट रेडी से ज़्यादा होगा। ये थोड़ा दिमाग में आप रख लीजिए। ये दोनों बॉन्डेड एटम नहीं है। इन दोनों एटम के बीच, ये जो बी एटम और ये जो सी एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, पर ए और बी के बीच बॉन्ड है। और इस बॉन्ड का हम जब बाई टू करते हैं तो यहाँ पर हमें निकला कोवेलेंट रेडी, तो ये हो गया छोटा। और यहाँ पर अगर हमने निकाला इन दोनों नॉन बॉन्डेड एटम के बीच जो डिस्टेंस है उसको हमने बाई टू किया, तो यहाँ पर निकला वैन डर वाल्स रेडी। और ये वैन डर वाल्स रेडी हो गया बड़ा। देखिए इसका ये वैल्यू होगा 360 और ये वैल्यू होगा 99। यहाँ पर आर कोवेलेंट आ जाएगा 99 और आर वैन डर वाल आ जाएगा 180। 360 बाई टू करेंगे 180 आ जाएगा। यहाँ पर आर कोवेलेंट आ जाएगा 99 पिकोमीटर और ये आ जाएगा 180 पिकोमीटर। आसान है कि मुश्किल है? बहुत ही आसान है। ओके, खत्म करते हैं, फिर चलते हैं मेटालिक रेडी की तरफ। वैन डर वाल रेडी का बात खत्म हो गया। और इस रेडी, ये दो एटम जो अपने बीच बिना बॉन्ड के भी पास पास हैं, तो इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, उनके ही नाम पे। और यही उन्होंने पहली बार बताया था कि दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच भी अट्रैक्शन हो सकता है। देखो, इस क्लोरीन ने बॉन्ड किया है इसके साथ उसका संपर्क है, पर ये भी उसका एक अट्रैक्शन का पार्ट है। ये जो नॉन बॉन्डेड दूसरा एटम का क्लोरीन भी उसका अट्रैक्शन का एक पार्ट है। तो ये आपको ये समझना है कि जब आप नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा करते हैं, वहां पर निकलता है वैन डर वाल्स रेडी। पर जब आप बॉन्डेड एटम के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा करते हैं, वहां पर निकलता है कोवेलेंट रेडी। फिर क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मेटालिक रेडी। वैन डर वाल्स रेडी को और एक बार पढ़ना, पीडीएफ से और एक बार पढ़ना, फिर मेटालिक रेडी देखेंगे। उसके बाद अगर समय होता है हमारे पास तो आयनिक रेडी के पास जाएंगे। आपने मेटल देखा है कभी बेटा? आयरन मेटल, गोल्ड मेटल, कॉपर मेटल, ये सब तो आपने देखा होगा। तो उन लोगों के बीच एक ही एटॉम से थोड़ी ना मेटल बनता है, वहां पर लाखों मिलियंस ऑफ एटॉम्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं। मिलियंस ऑफ एटॉम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। वहां पर भी मेटालिक बॉन्डिंग का एक आपको अच्छा सा चीज बताएंगे। यहाँ पर बहुत सारे एटॉम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन का भी समंदर होगा। जो सारे मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे, एक एटॉम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, XYZ ऐसे फ्रीली मूव कर रहे होंगे। ओके, तो इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन at metals are just like berries। ओके, बेरीज या फिर केक के ऊपर जैसे बेरीज हो, या फिर पंपकिन के ऊपर जो थॉमसन का मॉडल, उसको याद कर लो। ऐसा ही होता है मेटालिक बॉन्डिंग में कुछ। फिर उन लोगों का रेडिएशन कैसे निकालेंगे, क्लियर करके देखते हैं यहाँ पर ये हमें क्या बताता है। इट इज द 1/2 of the internuclear distance between two adjacent metal atoms in a metallic closed packing of a crystal lattice। तो एक क्रिस्टल लैटिस में दो मेटल ऐसे क्लोज पैक किए गए हैं। वो आइदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकता है, यह है स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऊपर नीचे, और आइदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकता है। दो टाइप्स के क्लोज पैकिंग है नॉर्मली। फिर क्यूबिक भी है। स्क्वायर होता है ए और बी नीचे नीचे होते हैं, पर यहाँ पर होता है ए लेयर बी लेयर नीचे ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ पर होता है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है ना, ए लेयर और बी लेयर खिसक के होते हैं। यहाँ इसके वॉइड में ये घुस जाता है, यहाँ पर ट्राइंगुलर वॉइड बनता है, यहाँ पर क्यूबिक वॉइड बनता है। ओके, तो ये जो एटॉम्स हैं, दो इंडिविजुअल एटॉम्स पैक होने के बाद इन लोगों के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसके न्यूक्लियाई से इसके न्यूक्लियाई तक जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी है, उसका अगर हम आधा कर देंगे तो ये निकल जाएगा मेटालिक रेडी। RM = D/2।
और एक अच्छा सा पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि मेटालिक रेडी भी हमेशा कोवेलेंट रेडी से ज्यादा होता है, क्योंकि ना कोवेलेंट रेडियस में एक प्रॉपर बॉन्ड का हम रेडियस निकालते हैं, जो कि बॉन्ड हो रहा है तो वो फ्लो जा रहे होंगे, पर यहाँ पर भी कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, ये भी वैन डर वाल रेडी के जैसा ही है, पर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो मेटालिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस, ये लिखिए। ओके, फिर magnitude of nuclear charge determines the magnitude of force of attraction on nucleus of the outermost electron, and the greater magnitude of the nuclear charge, the greater is the force exerted by the nucleus on the outermost electron। तो यह आपको बताया गया है कि मेटल के बीच क्या होते हैं, मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसके सेल्स होते हैं, ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये है आउटर मोस्ट के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, पर वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, ये उन्हें छोड़ देता है और समंदर बनाता है, ये इन्हें छोड़ देता है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है, और जहां पर मेटल सारे फ्लोट कर रहे होते हैं, जिस जहां पर मेटल एटम सारे फ्लोट कर रहे होते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इससे अगर यहाँ पर चार्ज ज्यादा हो गया, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्टेड रहेगा। ये सिर्फ बताया गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं। ओके, क्लियर करते हैं। अब देखते हैं आयोनिक रेडी के बारे में। हमने एटॉमिक रेडी खत्म कर दिया, अब आयोनिक रेडी। एटॉमिक रेडी के हमने 3 टाइप खत्म कर दिए, अब चलते हैं आयोनिक रेडी। अरे देखिए, आयन क्या होता है, एटॉम तो एक नॉर्मल है m, पर अगर आप उसी m से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या फिर उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, m प्लस m माइनस, ये सब होते हैं आयन, m2 प्लस m2 माइनस, तो ये सब होते हैं आयन। ये हैं कटायन, ये हैं अनायन। तो कटायन के रेडियस निकालोगे तो होगा वो कटायोनिक रेडियस, अनायन के रेडियस निकालोगे तो वो होगा अनायोनिक रेडियस। तो लिख लीजिए, आयनिक रेडी इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज कॉल्ड कटायोनिक रेडियस और अनायोनिक रेडियस, और ये इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द आयन एंड द आउटरमोस्ट cell containing an electron of an ion is called ionic radius। तो डेफिनेशन सब आपको पता है, हमेशा न्यूक्लियस के सेंटर में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक आपको चल के जाना है, और आप जितनी दूरी भी गए तो वो हो गया आपका रेडियस। अरे जैसे आप बचपन से सर्कल का रेडियस निकालते आ रहे हैं, सेंटर से एंड तक जाना है, तो यहाँ पर भी रेडियस निकालने के लिए सेंटर से एंड तक ही जा रहे हैं हम। पर अगर कैटायन का रेडियस निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम कैटायोनिक रेडी, अगर अनायन का रेडियस निकालेंगे उसको बोलेंगे हम अनायोनिक रेडी। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो अब हम लिखेंगे कैटायोनिक रेडी। अब हम लिखेंगे कैटायोनिक रेडी। हेडिंग दो, कैटायोनिक रेडियस हेडिंग दो। कैटायोनिक रेडियस का आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो हो गया कैटायन, Mn प्लस हो M2 प्लस हो, तो ये लोग कैटायन हो गए। ओके, पर वहां पर प्रोटॉन तो नहीं निकल रहा होगा ना न्यूक्लियस में से, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, n में z कांस्टेंट है, पर इलेक्ट्रॉन घट रहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और भी अंदर खींचेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर देखो हम एक गेम खेल रहे हैं जो क्या टग ऑफ वार का, टग ऑफ वार खेला होगा, रस्सी खींचा खींची, तो इस तरफ भी 10 लोग हैं, 10 प्रोटॉन है, इस तरफ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो खींच रहे हैं। फिर मैंने एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इस तरफ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यहाँ पर हो गए 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन के साइड को। फिर अगर मैंने और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन और भी ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन साइड को। तो कैटायोनिक रेडी क्या होगा? नॉर्मल एटॉमिक रेडी से। कैटायोनिक रेडी हमेशा नॉर्मल एटॉमिक रेडी से क्या होगा? छोटा होगा। कैटायोनिक रेडी हमेशा नॉर्मल एटॉमिक रेडी से छोटा होगा।
अरे आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कांस्टेंट रहते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते चलते हो तो प्रोटॉन इनको और भी ज्यादा खींचता है अपनी तरफ अंदर, तो इसका रेडियस और छोटा होता जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ये लिखिए, आप लिखिए, ये लिखिए, फिर आपको एक एग्जांपल दिया गया है। हे, विक्रम भैया, आपको एक एग्जांपल दिया गया है। मैग्नीशियम का, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम का नॉर्मल रेडियस जितना होगा, वहां से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे वो और छोटा होगा, और वहां से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो और छोटा होगा। तो एटॉमिक रेडी का यही ट्रेंड है, कटायनिक रेडी का। फिर अनायनिक रेडी, अनायन कैसे बनता है? आप जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, एक इलेक्ट्रॉन एक एटॉम में आप ऐड करते हो तो वो बनता है अनायन। आप एक इलेक्ट्रॉन एक एटॉम में ऐड करते हो तो वो बनता है अनायन। तो अगर देखिए, इस तरफ वही एग्जांपल लीजिए, इस तरफ 10 खींच रहे हैं, 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 तो आपने इलेक्ट्रॉन के साइड में और एक बढ़ा दिया है, इलेक्ट्रॉन के साइड में और एक बढ़ा दिया। प्रोटॉन तो हमेशा सेम ही रहेंगे, प्रोटॉन तो आप नहीं बढ़ा सकोगे, तो इलेक्ट्रॉन के साइड में आपने और एक बढ़ा दिया, तो प्रोटॉन का खींचने का पावर थोड़ा कम होता जाएगा। फिर आपने और एक, प्रोटॉन के साइड में तो सेम है पर आपने और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन खींच रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो ये रेडियस थोड़ा बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि एटॉमिक रेडियस में से अनायनिक रेडियस हमेशा ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस से अनायनिक रेडियस हमेशा ज्यादा होगा। तो आप अनायनिक रेडियस का बेसिस लिखिए, अनायन क्या होता है लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कैसे इंक्रीज करता है। जैसे कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ऑक्सीजन 2 माइनस का रेडियस सबसे बड़ा होगा, ऑक्सीजन माइनस से, ऑक्सीजन नॉर्मल एटॉम से, फिर O प्लस से भी बड़ा होगा, और O2 प्लस से भी ऑक्सीजन बड़ा होगा। देखिए, कैटायन से एटम बड़ा होता है रेडियस में, पर आनायन से एटम छोटा होता है। तो आपको सिर्फ ऊपर उसका देखना है वो कैटायन है या फिर आनायन है। अगर कैटायन हुआ तो वो बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, और अगर आनायन हुआ तो एटम से बड़ा होगा। फिर आनायन में से जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, फिर कैटायन में से जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा छोटा होगा। तो ये है स्मॉलेस्ट, ये सीरीज लिखिए, ये हर एग्जाम में आता है। ये है स्मॉलेस्ट, ये है लार्जेस्ट। अरे जेई का 10 बार का क्वेश्चन है ये, नीट में तो मतलब 20-25 बार आ चुका है इतने सालों में, 50 सालों में। ओके, तो ये ऑर्डर आपके पास भी दिया गया है कि एफ माइनस एफ से बड़ा है, ये ऑर्डर दिया गया है, आई 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 प्लस से बड़ा है, ये सब बताया गया है। देखिए, तो यहाँ आज हम कितने टाइप्स पढ़े? पहले हमने पढ़ा एटॉमिक रेडी क्या होता है, फिर हमने पढ़ा आयोनिक रेडी क्या होता है, फिर एटॉमिक रेडी के 3 टाइप पढ़े, आयोनिक रेडी के 2 टाइप पढ़े। तो आज हमने सारा बेसिक कवर कर लिया। फिर अगले क्लास हम देखेंगे फैक्टर्स, या फिर आज आज ही खत्म कर देते हैं, 3 ही फैक्टर हैं, आज ही खत्म कर देते हैं। फिर आप थोड़ा ये वाला पीडीएफ पढ़ना अच्छे से, रीडिंग एक बार मारना, क्योंकि ना ये थोड़ा आपके लिए पूरा नया पार्ट है। एक एक बार, अब अब देखिए, आपको एक बार रीडिंग मारना है, फिर अगले क्लास में हम अच्छे से इस पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और आगे भी चलेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडी को अफेक्ट करते हैं या फिर बदल देते हैं, देखते हैं। आज नंबर ऑफ सेल पहला फैक्टर पढ़िए, यह पूरा जैसे भी पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा गया है आपको वे लिखना है। तो आज नंबर ऑफ सेल्स इन एन एटॉम इंक्रीजेस द एटॉमिक रेडी इंक्रीजेस। ओके, ये तो आपको पता है, सेल नंबर बढ़ेगा, के एल एम एन बढ़ता जाएगा तो एटॉम का साइज बढ़ता जाएगा, ये आपको पता है, बहुत ही बेसिक चीज है। फिर एटॉमिक रेडी वैरीज इनवर्सली विथ द न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ एटॉमिक रेडी वैरीज इनवर्सली, मतलब प्रोटॉन के नंबर जितना ज्यादा होंगे तो उतना अंदर खींचेगा, उतना अंदर खींचेगा। ओके, प्रोटॉन का नंबर जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना अंदर खींचेगा, तो एटॉमिक रेडी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए इन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया है, एटॉमिक रेडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ओके, फिर ये ऑर्डर आपको बताया गया है कि वैन डर वाल्स रेडी सबसे बड़ा होता है, मैंने भी आपको बताया है, मेटालिक रेडी उससे थोड़ा छोटा होता है, और कोवेलेंट रेडी सबसे छोटा होता है, क्योंकि ये बॉन्ड्स के बीच है अट्रैक्शन, ये बॉन्ड्स के बीच है और ये दोनों अट्रैक्शन है। ओके, अगर मेटालिक बॉन्ड हम ले, मेटालिक बॉन्ड लें तो ये
कोवेलेंट रेडी से ज्यादा होगा, बड़ा, और वैन डर वाल्स रेडी एक अट्रैक्शन है, मियर अट्रैक्शन, तो वो सबसे बड़ा होगा उसका रेडियस। अरे जितना कम अट्रैक्शन होगा या फिर जितना कम बॉन्डिंग होगा तो वो दूर दूर होंगे ना। अरे नॉर्मल आपका डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो, तो जितना दूर दूर होंगे उनका रेडियस उतना ज्यादा होगा। फिर एटॉमिक रेडी वेरी डायरेक्टली विद द शील्डिंग इफेक्ट, ये वाला पार्ट अंडरलाइन करो, नेक्स्ट क्लास हम शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लार्जर विल बी द atomic radii. Atomic radii will vary directly by the shielding effect, and greater the shielding effect, larger will be the atomic radii. Okay, clear करते हैं। तो आज हमने एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी 1 पार्ट को हमने पूरा अच्छे से आपके लिए डिस्कस किया, पूरा 30 मिनट से 35 मिनट अच्छे से डिस्कस किया। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस भी हैं, आगे हैं एक्सरसाइज में। आप अगर जाके एक्सरसाइज में से एटॉमिक रेडी पार्ट का क्वेश्चन ढूंढ के कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो मैं अगले क्लास में आपको पूछूंगा। आज थोड़ा इतना कुछ पढ़ा लिया और क्वेश्चन पूछने का मेरे पास भी पेशेंस नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। अभी चलते हैं, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 2 मिनट या फिर 1 मिनट टाइम देते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो अभी आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे। क्या है बच्चों, खत्म करें? ओके, खत्म कर देते हैं। थैंक यू। आप लोग अच्छे से बैठ के पूरा 40 से 45 मिनट बैठ के अच्छे से सुने सब कुछ, पूरा थ्योरी पार्ट। इतना पेशेंस से बैठना मतलब बहुत ही कष्ट होता है, तो थ्योरी पार्ट में आपने अच्छे से बैठ के सब कुछ सुना, डाउट्स नहीं पूछा। अगर होता तो पूछते, मुझे भरोसा है। तो ये इसके लिए आपको धन्यवाद। चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।